यहां मंच पर विराजमान महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, इसी विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, राज्यसभा में हमारी साथी सांसद आदरणीय रेखा शर्मा जी, सांसद आदरणीय लवली आनंद जी, सांसद आदरणीय शोभनाबेन जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब ये शी बॉक्स का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के सुरक्षित, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण कार्य पद्धति के विकास के लिए ये जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। और आज ये भी एक सुखद संयोग है कि आज 14 फरवरी है और आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्म जयंती है, जो संभवतः समकालीन भारतीय राजनीति में सबसे प्रखर वक्ता और अत्यंत लोकप्रिय राजनेता के रूप में स्थापित हुई और प्रवक्ताओं के लिए तो वो एक प्रेरणा स्रोत की तरह थी। विगत कुछ वर्षों में मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसे हम OSD कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, उसके बाद कार्यस्थल पर सुरक्षा का वातावरण हो, सिक्योरिटी हो। कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, सिक्योरिटी भी मिल गई, चाहे नियमों के कारण मिली, चाहे व्यवस्था के कारण मिली, परंतु भावनात्मक दृष्टि से जो डिग्निटी मिलती है वो नहीं मिलती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने आने के बाद अगर आप देखें, विगत 11 वर्षों में व्यवस्थित ढंग से इस चीज की तरफ आगे काम किया। अगर आप याद करें तो 15 अगस्त 2014 को जो उनका पहला उद्बोधन था लाल किले से, उसमें 2 चीजें ऐसी बोली गई थी जिसके बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट से कहते थे भाई तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सोशल से रिलेटेड है, अच्छी बातें हैं मगर राजनीति से कोई संबंध नहीं है। एक बात क्या थी, स्वच्छ भारत अभियान, और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा ये सोशल इशू है, इसका कोई पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं है, मगर जब ये सरकार आई थी तो ये सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, विचार और सोच को बदलने के लिए आई थी। और उसमें इतना बड़ा बदलाव हुआ कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अंतर यह पड़ा है कि भारत में लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है और 2025 पहला वर्ष बना है जब नवजात बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय का अभियान, ये डिग्निटी से प्रेरित था। नेक्स्ट स्टेज आता अपॉर्चुनिटी, तो मुद्रा योजना प्रारंभ की गई और जिसमें कि 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएं। स्टार्टअप योजना प्रारंभ की गई जिसमें कहा गया कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST और एक महिला को एंटरप्रेन्योरशिप जरूर देना है। फिर कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए मैटरनिटी लीव का 182 दिन का प्रावधान किया गया और ब्रिक्स की जो वुमेन रिपोर्ट है, वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसने इसको अप्रिशिएट किया है कि भारत दुनिया के शायद दूसरे देश में से एक है जिसने 6 महीने की मैटरनिटी लीव वर्कफोर्स के ऊपर देने का कार्य किया है। इसके बाद आपने देखा कि लेबर फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है, वो 43% के आसपास हो गया है। वर्ल्ड IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत जिस रफ्तार से महिलाओं के पार्टिसिपेशन को वर्कफोर्स में बढ़ाता चला जा रहा है और 43% तक लाया है, जिस दिन यह 50% के करीब पहुंचेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में 27% की वृद्धि होगी। और वैसे मैं थोड़ा विषय करते हुए यह भी कहूं कि आज कितना बड़ा बदलाव आया है। यह भी एक संयोग देखिए कि एक दौर था जब भारत के बारे में कहा जाता था इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता था जब 0 दिया मेरे भारत ने। आज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की चीफ कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 17% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखें वर्कफोर्स के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके डिग्निफाइड बिहेवियर के बारे में बहुत व्यवस्थित नियमों
को विस्तार से बनाया गया और मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया जहां पर कोई कहीं से भी आकर अपने स्थान से बैठकर उसको शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। मुझे लगता है ये सशक्तिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं, कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते, जैसे डिजिटल भारत। ये वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मर चीफ हैं विलियम डैलिस, उनका कुछ नाम था, मुझे नाम थोड़ा भूल रहा है, उन्होंने 2023 में ये बात कही कि भारत में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आया, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, इसने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि इससे पहले अव्वल तो महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं होते थे। अब बैंक खाते हो तो पहले आप जाइए ब्रांच में, तो घर से आप समय निकालिए, कार्यस्थल से समय निकालिए, ब्रांच में जाइए, फिर वहां पे सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उससे बात करिए। अब जब आपके हाथ में ही मोबाइल आ गया और मोबाइल पे ही सारा ट्रांजैक्शन आ गया, तो इसने रूरल एरिया में जहां पर वुमेन मोबिलिटी आउटसाइड वाज अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन, उनको भी घर बैठे एम्पावर करने का काम किया। और वैसे तो दूसरे ढंग से देखें तो हमारे ही देश में, भारत की संसद में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि भारत के लोग तो लेस टैक्स हैवी हैं, यहां के लोग तो कम लिटरेट हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, इट्स डिफिकल्ट। बट आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश है। और सिर्फ नंबर 1 ही नहीं है, वी कंट्रीब्यूट 49% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन। इफ यू पुट चाइना एंड अमेरिका टुगेदर, इंडिया इज मोर देन दैट। और 2 महीना पहले यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का प्लेटफॉर्म बना। अब आप इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में आने के बाद धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ। यानी पहले जमीनी आधार पर महिलाओं को एम्पावर किया गया। आज आप ड्रोन दीदी से लेके लखपति दीदी तक के कार्य देख रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय ने जिस प्रकार से कार्यस्थल पर सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, इसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते पहली बार इसी सरकार के कार्यकाल में डायरेक्ट आर्म फोर्सेस में, कम्बैट फोर्सेस में महिलाओं की नियुक्ति हुई। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं, नाम पता हो कि नहीं पता हो, कि नेवी के एक ऑफिसर मोनिका खन्ना, ये पहली नेवल वॉरशिप को, बैटल वॉरशिप को लीड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर है। अवनी चतुर्वेदी, ये फाइटर प्लेन को चलाने वाली इंडिया की पहली कम्बैट पायलट एयरफोर्स ऑफिसर है। 2024 में आपने देखा कि 26 जनवरी को पहली बार ऐसा हुआ, गणतंत्र दिवस, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस हमारा था, तो ट्राई फोर्सेस के ऑल कंटिजेंट्स वर लेड बाय वुमेन ऑफिसर्स। इसका अर्थ यह हुआ कि धरती पर गांव के खेत की मेड़ पर बैठी हुई महिला को सशक्तिकरण करने से लेके कार्यकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को उचित अवसर और सुरक्षा देना, अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी देना, और वहां से लेके सेना तक ले जाकर स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। मगर मैं इसमें एक पॉइंट और भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे जो वुमेन एक्टिविस्ट अल्ट्रा लेफ्ट वाले हैं, जरा एक मैं फूड फॉर थॉट आपको छोड़ता हूं। हमारी सरकार ने आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में उनको पूरा स्थापित किया, और अब वो डिमांड करते हैं नहीं साहब एक ही यूनिट में रहें, एक ही साथ रहें और एक ही हॉस्टल में रहें। मगर आज तक मैंने कभी नहीं सुना उनको कहते हुए कि भाई टीम भी एक ही होनी चाहिए। कभी तो नहीं कहा गया कि वुमेन और मैन टीम क्रिकेट की एक होनी चाहिए, फुटबॉल की एक होनी चाहिए, हॉकी की एक होनी चाहिए, फिर एक ही यूनिट में आर्मी के अंदर एक ही हॉस्टल में रहना चाहिए। इसी समझिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो पैसा कमाना है और दूसरी जगह संवेदनशील मुद्दे पे आपस में एक दूसरे को लड़ाना है। ये दोनों फैक्ट भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें रहती हैं जो इस दृष्टि से सामने रखने का प्रयास किया जाता है, जिनको कि लेकर एक पक्ष में बिल्कुल आपको कहेंगे नहीं साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि साहब फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत स्पोर्ट्स में ज्यादा है, आर्मी में कम है। इसीलिए किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से आगे लाने का जो प्रयास किया जा रहा है। अब अगर आप एक बात देखें, भारत दुनिया का इकलौता देश बना जिसने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छुआ।
मगर जब भी कोई देश किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर चांद को छूता है या टच करता है तो उस देश को अधिकार होता है कि उस स्थल का नाम जो रखना चाहे रखे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी नेता के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं रखा, उन्होंने उसका क्या नाम रखा? पॉइंट शिव शक्ति। और पॉइंट शिव शक्ति क्यों कहा? उन्होंने कहा इस ऑपरेशन में जो महिला साइंटिस्ट थी उनके योगदान के लिए कहा। और ये पॉइंट शिव शक्ति यह भी दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति ही दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जहां शिव और शक्ति दोनों का स्थान है। दुनिया की अन्य जितनी भी संस्कृतियां हैं, दुनिया के अन्य जितनी भी सभ्यताएं हैं, दुनिया के अन्य जितने भी देश हैं, वहां गॉड सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। इट्स ओनली मेल, देयर इज नो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द गॉड। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है और वही शिव शक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए जो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कहते हैं वो हमारे यहां परंपरा से है। और जो लोग हमको समझाने का प्रयास करते हैं, आप में से शायद बहुत से लोगों को न पता हो कि अमेरिका में वोटिंग का राइट 1920 में मिला था महिलाओं को, और हमारे यहां एनी बेसेंट तब तक कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। अमेरिका में इंडिपेंडेंट अकाउंट खोलने का अधिकार 1948 में मिला है। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 महिलाएं ऑलरेडी सदस्य थी। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यूरोप जो अपने को बहुत एडवांसमेंट का प्रतीक मानता है, स्विट्जरलैंड, तमाम लोग वहां गए होंगे। जो नहीं गए होंगे हो सकता है जाने की इच्छा रखते होंगे। पर स्विट्जरलैंड में कई कैंटन्स ऐसे थे जहां 1990 में वुमेन्स को एमएलए बनने का अधिकार मिला। अब आप ये सोचिए कि भारत में परंपरा से ये था, और जो देश हमको समझाते थे, आप में से शायद बहुतों को ये बात पता होगी, इंग्लिश में एक वर्ड होता विच हंटिंग। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड विच हंटिंग? एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 16th सेंचुरी में एक एक्ट पारित किया था। यह कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट वॉज विच क्राफ्ट एक्ट, जिसमें किसी भी महिला को विच यानी चुड़ैल घोषित करके पकड़कर मारा जा सकता था, जिंदा जलाया जाता था। दैट वॉज बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड यू नो Witchcraft Act remained in British Parliament till which year? 1952. 1952 तक Witchcraft Act था। और उसके बाद वो हमको समझाते हैं कि साहब आप लोगों के अंदर समानता का भावना नहीं रहती थी। हमें इन विषयों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे यहां परंपरा, और लास्ट में मैं कहूंगा, यहां जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्होंने गार्गी कॉलेज का नाम सुना होगा, मैत्रेयी कॉलेज का नाम सुना होगा। और मैं लास्ट में एक और बात कहूं, भगवान किसी को अंतः प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं ना, तो बाकी सभ्यताओं से पुरुष को ही ज्ञान काहे देते हैं, महिला को ज्ञान क्यों नहीं देते हैं? हमारे यहां देते हैं। हमारे यहां 22 ऋषिकाएं हैं वेदों में, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, संध्या, घोषा, 22। यानी अगर मंत्र दृष्टा ऋषि हैं तो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं भी हैं। इसीलिए सिर्फ हमारे यहां स्थिति यह है कि जब शास्त्रार्थ होता था तो आप मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच का शास्त्रार्थ था, तो जज कौन था उसका? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। दुनिया में कहीं, चैलेंज के साथ कहता हूं, धर्म ग्रंथ में पहले तो डिस्कशन का स्कोप हो, फिर डिस्कशन दो पुरुषों के बीच में हो रहा हो और जज महिला हो, वो सिर्फ हमारे यहां होता था। इसलिए एक डिग्निफाइड परंपरा थी, उसे हम अपने विचार से लेके कार्य तक और कार्य से लेके व्यवहार तक उतारना होगा। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग आश्वस्त रहिए, भारत के परिवर्तन का यह समय है और यह भी एक संयोग है कि उसी के साथ स्त्री शक्ति के उदय का भी समय आ रहा है, क्योंकि नई पार्लियामेंट का जो श्री गणेश हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन, उसमें जो पहला एक्ट पारित हुआ था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही पारित हुआ था। तो इसलिए हम इस विषय के ऊपर पूर्णता आश्वस्त रहें, क्योंकि हम तो इस देश को भी भारत माता ही मानते हैं। हमारे यहां, एंड में एक पॉइंट और कह दूं, हमारे मातृ शक्ति शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आप मातृ शक्ति क्यों किया जाता है? और हमारे यहां कहते हैं बराबरी की बात नहीं, हमारे वाकई बराबरी की बात नहीं रहती, हमारे यहां पहले बात रहती है, इसीलिए मातृ शक्ति को पहले बोला जाता है। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम क्यों होता है पहले? उसका रीजन इज, जब एनर्जी क्रिएट होती है तभी यूनिवर्स शुरू होता है।
तो शक्ति पहले आएगी, क्रिएशन बाद में होगा। और आप में से शायद बहुतों को जो साइंस के विद्यार्थी हैं उन्हें पता हो कि हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी में, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है सेल में। एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली कम्स फ्रॉम मदर, फादर से नहीं आता है। माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है, यानी आपके जीवन की शक्ति की शुरुआत भी मातृ शक्ति से ही होती है और यूनिवर्स की शक्ति की शुरुआत भी शक्ति से ही होती है। इसीलिए हमारे यहां शक्ति को प्रथम स्थान दिया जाता है और इसीलिए हमारे यहां तो ये मानते हैं कि साहब बराबरी नहीं होती, शक्ति पहले होती है। इसीलिए हमारे यहां देवियों और सज्जनों बोला जाता है, माता पिता बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। हर चीज में वह बात पहले बोली जाती है। और इसीलिए हम लास्ट में सिर्फ आपसे यह कहना चाहते हैं कि भारत एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, समाज का हर वर्ग जब इसमें बराबरी से आकर आगे बढ़ेगा और भारत को रोकने के लिए भी बहुत सारी षड्यंत्रकारी शक्तियां भी कार्य कर रही हैं, उनके प्रति सावधान रहेगा, तो निश्चित रूप से जो अमृतकाल का वर्ष है, ये जो समय है, इसमें हम भारत को विकसित राष्ट्र भी बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 वर्ष का जो समय है, ये 1000 साल के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी हमारी 25 वर्ष की प्लानिंग है, 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल पुरानी प्रेरणा है। बिकॉज इंडिया इज दी biggest country in the world right now in terms of population. India is the youngest country in the world in terms of younger population, but this is half truth. We are the youngest country and the oldest civilization of the world. तो सिर्फ आपसे कहूंगा कि वर्तमान को ध्यान रखिए। गौरवशाली था भूत, भूत यानी पास्ट काल, पास्ट, भूतकाल। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।